Good morning. Today we are going to discuss the cash flow statement. So what is a cash flow statement? कैश फ्लो का मीनिंग क्या होता है जब आपके बिजनेस में एक ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड कैश इनफ्लो हो रहा है, रिसिप्ट्स आ रही हैं या फिर कैश का आउटफ्लो हो रहा है, आप पेमेंट कर रहे हैं, राइट? सो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होगी? आपकी वो स्टेटमेंट जो आपकी रिसिप्ट्स और आपकी पेमेंट्स को प्रेजेंट कर रही है. So it is a statement showing inflows, the receipts and the outflows or payments of cash during a particular period. ये एक समरी होती है. समराइज फॉर्म में आपके पास सोर्सेज और एप्लीकेशंस होते हैं. सोर्सेज जहाँ से आपके पास कैश आ रहा है और एप्लीकेशंस जहाँ पर आप कैश यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड. The classification of cash flow is: number one, you have the operating activities, then cash flow from investing activities and cash flow from financing activities. अगर हम बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की, तो जितने भी आपकी बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ रहती हैं वो आपके फर्स्ट हेड में कैलकुलेट की जाती हैं, रिकॉर्ड की जाती हैं. आपके पास है कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज. सो कैश इनफ्लोज में आपके पास कैश सेल्स, जो भी कैश आपको फीस, रॉयल्टी, कमीशन से रिसीव हुआ है या आपके डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल से रिसीव हुआ है. आउटफ्लोज में आपके पास आते हैं परचेज करने पर जो आप कैश पे करते हैं, क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल्स को जो पे किया है, देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइक वेजेस, सैलरी, ऑफिस, सेलिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम टैक्स जो हम पे करते हैं. देन आपके पास फाइनेंशियल कंपनीज के केस में जो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो रहता है, अगर आपको पर्टिकुलरली ऐसा गिवन हो कि फाइनेंसिंग कंपनी है, कोई फाइनेंशियल कंपनी है, तो उस केस में आप क्या क्या कंसिडर करते हैं? कैश इनफ्लो में आप कंसिडर करते हैं इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड इन कैश only in the case of financial company. Please remember this point. And then proceeds from sale of securities, loans and advances repaid by the third parties. Then you have cash outflows, interest paid in cash, payment for purchase of securities and loans and advances paid to third party. फिर आपके पास आती हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आप क्या इंक्लूड करते हैं? जो भी आपकी सेल और परचेज लॉन्ग टर्म एसेट्स की है, लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, जो रीसेल के लिए नहीं यूज़ करते हम. And they also include the purchase and sale of investments which are not included in cash equivalents. तो आपका जो भी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का आता है फाइनल आंसर, वो डिस्क्लोज करता है कि जितना भी एक्सपेंडिचर रहा है आपका या जो भी आपने इनकम जनरेट की है फ्रॉम दीज एसेट्स. तो इनफ्लो में आप देख सकते हैं जब आप फिक्स्ड एसेट सेल कर रहे हैं उससे आपको जो मनी प्रोसीड्स मिल रहे हैं. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म की हम बात कर रहे हैं, रिमेंबर लॉन्ग टर्म एसेट्स की बात कर रहे हैं, नॉन करंट की बात कर रहे हैं हम. तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स की सेल करके जो प्रोसीड्स आपको मिलते हैं, देन इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स. देन आपके पास आउटफ्लोज में अगर हम बात करते हैं, सो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स. एंड द थर्ड टाइप ऑफ एक्टिविटी इज द फाइनेंसिंग एक्टिविटी. सो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जितना भी आपका कैपिटल या बोरोइंग्स में चेंज होता है, उसके रिजल्ट से जो भी आपके पास एक्टिविटीज के चेंज की वजह से जो भी आपके पास अमाउंट आती है वो रहती है आपकी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. यहाँ पर आपके जो भी शेयर्स आप अगर इशू कर रहे हैं उससे आपको जो प्रोसीड्स मिल रही हैं फॉर कैश, जो भी आप कैश में इशू कर रहे हैं शेयर्स, आप सिर्फ वही कंसिडर करते हैं. एंड देन प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स इन कैश, अगर आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं कैश में. देन लोन्स रेज कर रहे हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म लोन्स आप ले रहे हैं, या फिर इंक्रीज हो रहा है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट. आउटफ्लोज में आपके पास रहता है बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स पे बैक कर रहे हैं, दैट इज रिडीम कर रहे हैं, डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हैं, जो लोन्स लिए थे वो रीपे कर रहे हैं. तो ये सारी आपकी क्या रहती हैं? पेमेंट्स रहती हैं. जो भी आप ने लिया उसको आप पे बैक कर रहे हैं. देन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लोन्स. आपने लोन लिया था तो वो आपका इनफ्लो था, बट अगर आप उस लोन पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ये आपकी पेमेंट है. देन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, अगर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं उनकी पेमेंट. देन डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट बैलेंस. अब जब भी हम
अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। आपके पास अगर हम सीक्वेंस में बात करते हैं तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, देन इन्वेस्टिंग एंड देन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज रहता है। बट अगर आप इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, तो आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नेट प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर सबसे पहली आइटम चाहिए होती है, राइट? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको चाहिए होता है, उसकी कैलकुलेशन आपके पास गिवन है। डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। जो भी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस रहता है, हम सबसे पहले वो लेते हैं। उसमें आपके प्रपोज डिविडेंड, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कोई भी रिजर्व में अगर ट्रांसफर किया है, करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड, देन प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये सब चीज़ें ऐड बैक करते हैं। एंड रिफंड ऑफ टैक्स आपका सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो आपके पास आ जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हम ऐसा क्यों करते हैं? आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस होता है वो कहाँ से आ रहा है? पी एंड एल अकाउंट से। पी एंड एल अकाउंट में कुछ ऐसी आइटम्स आप पहले ही सब्ट्रैक्ट करके आते हैं या ऐड करके आते हैं जो कि आपने अपने पी एंड एल अकाउंट के अकॉर्डिंग किया, और वो आइटम्स कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर आप पी एंड एल का बैलेंस डायरेक्टली लेते हैं तो वो आइटम्स को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट जो पहले कर कर आए थे आप पी एंड एल बैलेंस में, वो आइटम्स यहाँ पर डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं। अब जो आपके करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड आप लेस कर चुके हैं, पहले आपने पी एंड एल अकाउंट में लेस किया होगा, यहाँ पर हम ऐड बैक क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड आपने एक्चुअल में इस ईयर उसका प्रोविजन बनाया है, पे नहीं किया, कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ, बट पी एंड एल के बैलेंस में आप उसे सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं। बट हम बना रहे हैं यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक्चुअली अगर कैश पे किया ही नहीं है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम उसको इसलिए ऐड बैक कर देते हैं, राइट? तो ये रहता है आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का प्रोविजन एंड रीजन बिहाइंड इट। देन आपके पास है प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। जब कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है तो कुछ सर्टन पॉइंट्स हैं जो हमें माइंड में रखने हैं। नंबर वन इज प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। अभी हमने पढ़ा था प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स का एक एडजस्टमेंट। अब हम रेस्ट ऑफ द एडजस्टमेंट्स उसकी स्टडी करते हैं कि जब आप फुल कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसकी क्या क्या एडजस्टमेंट्स करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रीवियस ईयर का अगर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स गिवन है आपको, लायबिलिटी साइड में गिवन होता है बैलेंस शीट की, तो आप उसको कंसिडर करेंगे पेमेंट ऑफ टैक्स ड्यूरिंग द ईयर। अब लास्ट ईयर अगर आपने, प्रीवियस ईयर, प्लीज कीप इन माइंड दिस इज प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर आपने प्रोविजन बनाया था इनकम टैक्स का, तो वो कब पे किया जाता है? नेक्स्ट ईयर में। हम बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट इस ईयर की, करंट ईयर की, तो जो लास्ट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स था वो आप करंट ईयर में पे करेंगे। तो प्रीवियस ईयर का प्रोविजन हम डिडक्ट कर देते हैं अपनी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से, ठीक है, क्योंकि करंट ईयर में हमने उसको पे किया है। और आपको अगर याद होगा तो वो हमारी ऑपरेटिंग आइटम्स में पेमेंट में आउटफ्लो में आता है, ठीक है। अगर आपको दिया है करंट ईयर का प्रोविजन, अगर आपको करंट ईयर का प्रोविजन दिया है तो आप उसको ऐड बैक करेंगे प्रॉफिट्स में। इफ यू रिमेंबर, अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने यही देखा था कि हम प्रोविजन फॉर टैक्स को पे बैक ऐड बैक कर रहे हैं अपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते समय, तो वो इसीलिए ऐड बैक किया जा रहा है, करंट ईयर का प्रोविजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। तो करंट ईयर का इसीलिए प्रोविजन ऐड बैक किया जा रहा है बिकॉज पी एंड एल बनाते समय उसको डिडक्ट कर दिया था, जबकि हमने एक्चुअली कैश नहीं पे किया है, उसका सिर्फ प्रोविजन बनाया है, तो कैश फ्लो में हम उसको ऐड बैक कर लेंगे। नेक्स्ट इज द प्रपोज डिविडेंड। सेम इज द केस विद प्रपोज डिविडेंड, समवट सिमिलर। प्रीवियस ईयर का बैलेंस जो रहता है आपका बैलेंस शीट में जो गिवन होता है प्रपोज डिविडेंड का, तो वो आप अपने इस करंट ईयर में पे करेंगे। प्रीवियस ईयर में प्रपोज किया था डिविडेंड, आपने अनाउंस किया था बट पे नहीं किया, तो करंट ईयर में अब हम उसे पे कर रहे हैं। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में डिविडेंड हमेशा हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेते हैं, अभी जो हमने पहले स्लाइड में देखा था, तो आप वहां से अपने आइटम्स लर्न कर सकते हैं। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड जो आपकी रहती है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आती है। एंड प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स जो आपने प्रीवियस ईयर का पे किया है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से सब्ट्रैक्ट होगा।
तो अगर हम वापस आते हैं अपने प्रपोज डिविडेंड में, यहाँ पर आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे प्रीवियस ईयर का बैलेंस, और करंट ईयर का बैलेंस आप ऐड बैक करते हैं अपने प्रॉफिट्स में अंडर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. इट विल बी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. यहाँ पर आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आएगा. ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो आप अपना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखते हैं, आप वहां पर अपने इसको करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड को ऐड बैक करेंगे. ठीक है, सेम इज द केस जो आपको पहले बताया था कि आपने करंट ईयर में इस प्रपोज डिविडेंड को लेस कर दिया है पीएनएल में, जबकि आपने एक्चुअल पेमेंट नहीं करी है, तो हम प्रॉफिट निकालते समय इसको ऐड बैक कर लेते हैं. ठीक है, देन आता है फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट. फिक्स्ड एसेट अकाउंट ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस पे या रिटन डाउन वैल्यू बेसिस पर बनाया जाता है. किसी भी एसेट को जब डेप्रिशिएट किया जाता है तो दो बेसिस पर किया जाता है, दो मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन के. अगर बैलेंस शीट में आपके पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नेम से दोनों ईयर्स के बैलेंसेस गिवन है, ठीक है, दोनों ईयर के बैलेंसेस गिवन है, इट मींस आपका जो फिक्स्ड एसेट है वो ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस पर डेप्रिशिएट हो रहा है, तो उसी बेसिस पर आप अपना फिक्स्ड एसेट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. अब अगर आपके पास बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नेम से दोनों ईयर्स का बैलेंस गिवन होगा, प्रीवियस एंड करंट ईयर, तो आप क्या करेंगे, दोनों अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, फिक्स्ड एसेट अकाउंट भी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी. बट इन केस फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट के बैलेंस के साथ आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दोनों ईयर्स का नहीं गिवन, बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोथ ईयर्स की नहीं गिवन, प्रीवियस एंड करंट ईयर, तो वो आपका रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस होता है. उस केस में आप सिर्फ फिक्स्ड एसेट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, आपको अलग से डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉर आप बना सकते हैं बिकॉज आपके पास दोनों बैलेंसेस ही नहीं गिवन है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग. ठीक है, और जो भी आपको अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स में डेप्रिसिएशन गिवन होती है, अमाउंट एडजस्टमेंट्स में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन होता है, तो आप उस डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं अपने जो भी आप एसेट अकाउंट बनाते हैं उसकी क्रेडिट साइड पर आप उस डेप्रिसिएशन को लिखते हैं. ठीक है, तो आपका फिक्स्ड एसेट अकाउंट रिटन डाउन वैल्यू बेसिस पर प्रिपेयर हो जाता है. ये थे आपके प्रोविजंस जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं. एंड प्लस अगर आपके पास कोई भी लॉस या प्रॉफिट किसी फिक्स्ड एसेट के सेल पर गिवन है, अगर कोई लॉस गिवन होगा फिक्स्ड एसेट का, अगर आपने सेल किया और लॉस हुआ था, तो वो आप अपने एसेट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखते हैं, और अगर प्रॉफिट होता है तो वो आप अपने एसेट अकाउंट की, ये जो आप बनाते हैं यहाँ पर, तो प्रॉफिट आप अपनी डेबिट साइड पर लिखते हैं एंड जो लॉस रहता है वो क्रेडिट साइड पर लिखते हैं. इससे आपका एसेट अकाउंट प्रिपेयर हो जाता है एंड आपके जो भी बैलेंसेस आते हैं आप उसके बेसिस पर अपनी एंट्रीज करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में. राइट, और अगर आपका बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पर आता है फिक्स्ड एसेट में, अगर आपका बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पर आता है तो हम उसको कंसिडर करते हैं परचेज ऑफ एसेट, कि करंट ईयर में एसेट्स को परचेज किया गया है. और अगर आपके क्रेडिट साइड पर आता है तो हम उसको कंसिडर करते हैं सेल ऑफ एसेट. ठीक है, बैलेंसिंग फिगर की बात कर रहे हैं हम. राइट, तो अगर आपके पास बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पर आ रहा है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट आप कहाँ पर लिखेंगे, अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में. एंड अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पर आता है तो आप लिखेंगे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अगेन. So that's all for the cash flow statement. Thank you, class.